आगे बढ़ते हैं और मीन लग्न का श्लोक 11 से लेकर के 14 तक लिखा हुआ है और यहाँ मीन लग्न समाप्त हो जाएगा। हम पुनः दोहराएंगे कि सारे पाठ क्रम से आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप सभी पाठों को मेष लग्न, वृष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक के सभी पाठ आपको भावार्थ रत्नाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के अवश्य देखें। बहुत लोगों का बहुत तरह का प्रश्न आता है, हम इतना ही कहेंगे, वैसे तो आपको YouTube पे पर्याप्त साधन मिल रहे हैं, फिर भी यदि आपको हमसे डायरेक्ट पढ़ने का इच्छा हो तो आप संपर्क कर सकते हैं और हमारा बैच स्टार्ट होते रहता है। शायद आप लोग यदि सब्सक्राइब किए होंगे तो सूचना भी आप लोगों को मिल जाती होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मीन जायमानस्य पुंसस्तो लग्न राज्य धीपो गुरु। कहाँ का स्वामी है? गुरु इन दोनों स्थान का स्वामी है, लग्न का और राज्य का। राज्य दशम स्थान को कहते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? राज्य स्थितो यदि, अगर वो राज्य स्थान में स्थित हो, भवेद्योगस्य भवेद ध्रुवम, तो ऐसा स्थिति क्या होगा कि योगप्रद होगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहले ये समझना होगा आपको कि गुरु दशम स्थान में बैठा, अपने स्वराशि का बैठा, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये पंच महापुरुष योग में से हंस महापुरुष योग बनाता है। अब इस स्थिति से गुरु की दृष्टि जिस जिस स्थान पर जाती है, वर्तमान समय में इस कलयुग में कहें तो उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता लोगों को होती है। तो कहाँ पहुँच रही है? धन स्थान के ऊपर, और दूसरा सुख स्थान के ऊपर। अभी पहले दो की चर्चा कर लेते हैं। तो धन दौलत से समृद्ध रहेंगे। दूसरा चतुर्थ स्थान है तो सुख की वृद्धि होगी। और ये जो स्थान है, ये छठा स्थान है, इसको हम लोग बहुत अच्छा स्थान नहीं कहते, फिर भी ये संघर्ष का स्थान है, प्रतियोगिता का स्थान है, अर्थात इसमें भी आप पीछे नहीं रहेंगे। चलिए आगे। अब क्या है कि गुरु कहाँ कहाँ का कारकत्व रखता है? तो गुरु सेकेंड का कारकत्व रखता, पंचम का कारकत्व, जो स्थिर कारक की बात हम कर रहे हैं, नवम का भी रखता और एकादश स्थान की भी रखता है। ऐसे स्थिति में इतने 4 स्थानों के स्थिर कारक गुरु कहाँ स्थित हैं? केंद्र में स्थित हैं और अपनी राशि के स्थित हैं। तो ऐसे में यदि गुरु की दशा आ जाए तो निश्चित रूप से हमको फल अच्छा कहना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया आपका कि ये 11 नंबर जो श्लोक था, इसका फल आपको मैंने बता दिया। अब आगे बढ़िए। ये एक में ही समाहित है, मतलब यहां से शुरू करेंगे तो अर्थ यहां तक में क्लियर होगा, इसलिए मैंने एक साथ ले लिया है। तब कहते हैं मीन जातस्य वृषभे चेंदु सिंहे रविर यदि। तो इंदु को कहाँ कह रहा है? वृषभे। तो वृष राशि में चंद्रमा को बिठा दिया जाए। पहले जो कह रहा है वो सिंहे रविर यदि, सिंह राशि में सूर्य को बिठा दिया जाए। कन्यायाम सोम पुत्रस्तु, तो कन्या राशि में सोम का पुत्र अर्थात चंद्रमा का पुत्र बुध है, उसको हमने बिठा दिया। अब कहता है घटे शुक्रो धनुर्गुरु। घटे का मतलब अष्टम स्थान है, यहाँ शुक्र और धनु राशि में गुरु। उसके बाद देखिए क्या कहता है, कुंभे शनि कुजो लाभे। कुंभ स्थान में अर्थात यहाँ पे शनि हो जाए और
लाभ स्थान में यहाँ पे मंगल हो जाए। बहुभाग्य मुदीरितम, अर्थ तो यहीं समाप्त हो गया, लेकिन उसके नीचे प्रमाण भी है। तो रामानुजाचार्य ने कुंभ लग्न को बताइए कितने तरीके से लिखा, इसमें कितना आप जब किसी की पत्रिका देखेंगे तो उसमें से कितना आपके लिए लाभदायी होगा ये आप समझेंगे। तो वृष राशि में चंद्रमा को क्या कहा जाता है? उच्च का कहा जाता है, और तीसरे स्थान में चंद्रमा को बुरा नहीं कहा गया, नंबर 1। चलिए दूसरा क्या हो गया कि चंद्रमा सूर्य से 30, 30, 60 और 72 डिग्री यदि पीछे है, सूर्य की भी कुछ डिग्री होगी, चंद्रमा की भी कुछ डिग्री होगी, लेकिन मध्य में हम 60 डिग्री अगर मान लेते हैं तो 12 डिग्री का अंतर यहाँ से हो सकता है, ऐसा विचार जरूर रचनाकार को आया होगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि ये चंद्रमा शुभ हो जाएगा, और कहाँ का स्वामी है? पंचम स्थान का स्वामी है, लग्न से तीसरे और इस स्थान से एकादश है। हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी ग्रह को 2 जगह से जरूर चेक कर लीजिए, पहला लग्न से और दूसरा वो जिस स्थान का स्वामित्व रखता है। तो लग्न से तीसरा और आपके पंचम अर्थात चंद्रमा का जहाँ स्थान है वहाँ से पंचम होने के कारण, वहाँ से एकादश होने के कारण इस चंद्रमा को हम गलत नहीं कह सकते, अच्छे पोजीशन में है। तो ये तो समझ में आ गया कि पंचमेश उच्च का है और बहुत अच्छे कंडीशंस में है, ग्रह होने के नाते भी और पंचमेश होने के नाते भी। अब आगे कहता है कि सूर्य रवि कहाँ है? छठे स्थान में है, और यहाँ वो स्वराशि के स्थित है। ठीक है, अब सूर्य को या तो यहाँ रखना था तो ये चंद्रमा अशुभ हो जाता, यहाँ रखा गया तो चंद्रमा शुभ है। आगे सूर्य की स्थिति से आप देखेंगे बचा क्या क्या हो सकता है, बुध अस्त ना हुआ हो। कहता है कन्यायाम सोमपुत्रस्तु, अर्थात इस स्थान में बुध आ गया, सूर्य सा साथ छूट गया, और यहाँ जब बुध आ गया तो ये भी भद्र महापुरुष योग बना लेता है। और इस योगों को कोई भी अभी जैसे सूर्य चंद्रमा के प्रभाव में नहीं है, तो ये गुरु और बुध दोनों जो 5 पंच महापुरुष योग बना रहे हैं वो योग भंग नहीं हो रहा। अब कहता है घटे शुक्र, तो घट स्थान अर्थात अष्टम स्थान में शुक्र हो। अब यहाँ शुक्र आइसोलेटेड हो गया, षष्ठेश भी आइसोलेट है, ये भी कहीं जाकर के बिगाड़ नहीं रहा। सब अष्टमेश क्या है? ये भी आइसोलेट है, आजकल आप लोग जानते होंगे। अगर ये किसी भी स्थान में जाएगा तो उस स्थान की हानि करेगा। सूर्य अपने गुणधर्म के हिसाब से भी सेपरेटिव इफेक्ट देता और षष्ठेश भी है, और ये द्वादशेश, ये जो लिखा गया है कुंभे शनि, द्वादश स्थान में शनि है, ये भी आइसोलेट है, ये भी अन्य किसी स्थानों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो अब समझिए कि कितनी अच्छी बात है। अब कहता है कि मंगल कहाँ हो? लाभ स्थान में हो। तब आपको हम बताते हैं कि अन्य क्या क्या घटना हो सकती है। तो सूर्य से 120 डिग्री आगे से लेकर के 240 डिग्री तक जो भी ग्रह होंगे वो सारे बकरी होंगे। तो अब देख लीजिए क्या स्थिति है। सूर्य से 1, 2, 3, कुछ ये भी होगा, कुछ यहाँ भी होगा, तो संभव है कि गुरु वक्री हो। बात समझिएगा, संभव नहीं बिल्कुल निश्चित है कि मंगल भी वक्री होगा। ये आप लोग पीछे के पाठ में, ये आप लोग रेगुलर अगर पाठक हैं तो समझ रहे हैं। और सूर्य से शनि यदि यहाँ है तो ये भी वक्री होगा। अब आजकल वर्तमान में जो हम और आप सुनते हैं कि आपका गुरु वक्री हो गया, यहाँ मंगल वक्री बैठ गया है,
द्वादश स्थान में शनि वक्री हो गया। लेकिन यहाँ तो इसको वक्री होना है, इसीलिए सूर्य को यहाँ रखा है। और तब जो रिजल्ट बताता है कि बहुभाग्य मुदीरतम, कि बहुत भाग्यशाली होगा। अब समझ रहे हैं ना कि हमको वक्री और मार्गी को किस तरह से समझना है। अब क्या है कि कोई भी ग्रह ये वक्री है तो क्या हो गया, बल बढ़ेगा इसका, ये वक्री है तो इसका भी बल बढ़ेगा। साधारण शब्द में यही मानिएगा, ये वक्री है इसका भी बल बढ़ेगा। और अगर बल बढ़ के कोई नुकसान देना था तो वो अपने घर में है, उसका नुकसान नहीं करेगा। अब यहां शुक्र है, ये वक्री नहीं है। अब गुरु वक्री हो गया तो केंद्राधिपत्य, हम हमेशा इस बात को बोलते हैं कि इसको यदि लगना था तो उससे भी बच सकता है, बच गया। तो अब ये जो 3 वक्री ग्रह होने के बाद भी कहता है बहुभाग्य मुदीरतम, तो आचार्य ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि ग्रह वक्री है तो हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अर्थात चेष्टा बल का बढ़ जाना, यहाँ फल करने का चेष्टा बढ़ जाता है या उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। अब देख लीजिए, गुरु लग्न और दशम का स्वामी है, मंगल धन और भाग्य का स्वामी है, बुध चतुर्थ और कहाँ का स्वामी है, चतुर्थ और सप्तम का स्वामी है, चंद्रमा कहाँ का स्वामी है, पंचम का स्वामी है। अब बाकी के जो 3 ग्रह हैं ये जहाँ के स्वामी हैं वहीं बिठा दिए गए हैं, 6, 8, 12। तो ऐसे स्थिति में यदि भाग्योदय नहीं होगा तो फिर हम लोग कौन से स्थिति में भाग्योदय बताएंगे? क्या यहाँ हम वक्री बता करके लोगों को डराएंगे? ऐसा नहीं करते। तो ये वक्री हो जाना निश्चित है, यहाँ वक्री होगा ही और यहाँ वक्री होगा ही। तो ऐसा नहीं है कि श्लोक लिखने के टाइम में लिखा नहीं गया, क्योंकि उनको तो पता है कि ग्रह वक्री होंगे। आपको समझना है, आप समझेंगे इस विषय को। अब कहता है एक द्विख चराभ्याम वाहिनो पूर्वछ संगमः। अब इसमें से देख लीजिए, कोई भी एक दूसरे के साथ भी नहीं है। अभी अगर एक दूसरे के साथ हो जाता, शुक्र बुध के साथ हो जाता, शनि यहाँ किसी के साथ हो जाता, तब निश्चित रूप से कहते हैं कि कुछ हानि वगैरह भी बताया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कहते हैं भाग्यवान गुणवान गुणवानश्चैव, भाग्यवान गुणवानश्चैव महतिम कीर्तिम मश्नुते। तो अब समझिए, ये मंगल है, भाग्य स्थान का स्वामी वृद्धि स्थान में गया है तो भाग्यवान तो होगा। लग्ने स्वयं गुरु है, दशम में आया तो गुणवान भी होगा। चंद्रमा उच्च का स्थित है और तो यहां भी हम अच्छा स्थिति कहेंगे। और भाग्यवान गुणवान महतिम कीर्ति मश्नुते। अब कीर्ति की बात कहां से आता है? तो सूर्य शुक्र और गुरु, लेकिन यहाँ गुरु को हम नहीं ले रहे हैं, हम सूर्य को देख लेते हैं कि क्या ये दे सकता है, ऐश्वर्य शुक्र दे सकता है। तो अपने अपने राशि में स्थित है। और सूर्य के लिए छठा स्थान अशुभ ग्रहों के लिए तो अच्छा ही कहा गया, ये अशुभ ग्रह है तो इसके लिए भी ये अच्छा कहा गया। तो इसीलिए यहाँ कीर्तिवान भी लिखा गया है। अब कहते हैं कि बृहद जातक योगो अयम विद्वदिभि प्रकीर्तितः। ऐसे ही योगों की चर्चा बृहद जातक में भी विद्वानों ने की है। ये रामानुजाचार्य ने यदि लिखा तो इस पे विरोध भी संभव था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बृहद जातक में भी ये योग आप जाकर के पढ़ सकते हैं। और ऐसे में हम लोग क्या बताते हैं कि आपका तो गुरु वक्री हो गया, करियर तबाह हो जाएगा। मंगल एकादश स्थान में बैठ के था तो उच्च का, लेकिन वक्री हो गया, क्या देगा? तो ऐसी बातों को जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम न ज्योतिष दूसरे को अच्छी तरह से दे पाएंगे, न खुद ज्योतिष को समझ पाएंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि पाठ को क्रम से पढ़िए
सब्सक्राइब कर लेंगे तो सूचना भी आप तक सूचना भी आपको समय पर मिल जाएगी और आप आराम से पाठ को देख सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।